हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस को डिस्कस करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस का प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। मैंने आप लोगों को इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका है कि हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हर देश में दो टाइप के फिस्कल ऑपरेशंस होते हैं। फिस्कल ऑपरेशंस होते हैं, तो एक होता है पब्लिक रेवेन्यू और दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जो पब्लिक रेवेन्यू होता है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, किसी भी क्षेत्र से या किसी भी सेक्टर से जो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, इसमें मैक्सिमम जो पोर्शन होता है जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो आता है टैक्स से, और भी जगहों से पैसा आता है। और उसके बाद एक होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट करती है वो पैसा गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर में स्पेंडिंग करती है, स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट। इन नोट्स को आप बिल्कुल ऐसे बनाइएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे ही नोट्स बनाए हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे रिवाइज करने में। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एक थे प्रोफेसर पीगू और एक थे प्रोफेसर डाल्टन। ये दोनों जो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में कहा उन्होंने कि स्टेट शुड कलेक्ट द रेवेन्यू, स्टेट शुड कलेक्ट द रेवेन्यू एंड स्पेंड मनी, लीड टू वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। ये एक स्टेटमेंट दी इन दोनों ने मिलके कि स्टेट जो है वो पैसा कलेक्ट करे एज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। जैसे हम टैक्स की हमने अभी बात करी, जो फिस्कल ऑपरेशंस होते हैं दो टाइप के होते हैं, तो यही बात कही उन्होंने कि पब्लिक रेवेन्यू में टैक्स कलेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को और स्पेंडिंग करनी चाहिए पब्लिक के ऊपर। उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि वेलफेयर इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। ये उनका स्टेटमेंट था। ठीक है, तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन अभी समझेंगे इसको और अच्छे से। देखिए, जब रेवेन्यू करेंगे तो टैक्स इंपोज करके करेंगे, है ना। जैसे कुछ गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो मैंने बताया आपको कि टैक्स लगाएंगे, उस टैक्स से जो इनकम होगी वो उससे रेवेन्यू होगा। ठीक है, और टैक्स इंपोज करने से क्या होगा, लोगों को डिस यूटिलिटी होगी। आपने माइक्रो में पढ़ा होगा यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, वो मजा या वो सेटिस्फेक्शन जो हमें कुछ भी कंज्यूम करने से मिलता है। तो जब हम किसी से कोई चीज ले लेंगे तो एक्चुअली हमने उसका सेटिस्फेक्शन ले लिया, तो उसे हम डिस यूटिलिटी बोलते हैं। अच्छा, और जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो इसलिए उनकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी। ये दोनों पॉइंट, मतलब स्पेंडिंग इंक्रीज करने से यूटिलिटी इंक्रीज होती है, और डिस यूटिलिटी कब होती है, जब हम उनसे टैक्स लेते हैं और रेवेन्यू गवर्नमेंट अपना इंक्रीज करती है। तो अब इसमें कहा यह जाता है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसको अपना रेवेन्यू और स्पेंडिंग इस तरह से बैलेंस, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में ऐसा बैलेंस रखना पड़ेगा और इस तरीके से रेवेन्यू और स्पेंडिंग को करना पड़ेगा एडजस्ट कि लोगों को मैक्सिमम यूटिलिटी हो। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। देखो, रेवेन्यू में और स्पेंडिंग में हमें एक बैलेंस बनाना होगा, ताकि क्या हो, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले लोगों को और मिनिमम डिस यूटिलिटी मिले। ये दोनों पॉइंट गवर्नमेंट को ध्यान में रखना होता है, इस तरीके से एडजस्ट करना होता है रेवेन्यू और स्पेंडिंग को। तो और इन दोनों के कारण क्या होगा, जब ये दोनों कंडीशन हमारी होंगी तो हमें क्या होगा, अल्टीमेट जो हमारा वेलफेयर होगा, अल्टीमेट वेलफेयर जो होगा वो इंक्रीज होगा ऑफ इकोनॉमी, या कंट्री लिख लो, वो इंक्रीज होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी।
तो हमें इस तरीके से करना होता है। तो डाल्टन ने इसी कंसेप्ट को क्या कहा, जो हमारे डाल्टन थे इन्होंने इसी कंसेप्ट को कह दिया मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट थे पीगू, साइंटिस्ट का इकोनॉमिस्ट सॉरी पीगू थे, उन्होंने इसको कह दिया मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर, ठीक है। तो ये दो चीजें थी, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसको मेंटेन करने के लिए इसको कैसे अचीव करें, जैसे कि मैंने कहा आपको कि स्पेंडिंग और रेवेन्यू इनमें बैलेंस होना चाहिए। तो इसको अचीव करने के 3 प्रिंसिपल होते हैं, 3 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इसमें से जो पहला प्रिंसिपल था वो इन लोगों ने ये बताया कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर या इसको हम स्पेंडिंग भी बोल सकते हैं, स्पेंडिंग, ये तब तक करना चाहिए जब तक बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ मनी, जो हमारा जो लास्ट यूनिट है मनी का, जैसे कि लास्ट पैसा, मान लो लास्ट रुपए जो हमने खर्च किया किसी भी देश के ऊपर या किसी भी एरिया, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, मान लो हमने एक पार्क बना लिया, तो जो भी बंदा इसमें जाएगा, जो भी बंदा या बंदी इसमें जाएगा, उसको जो सेटिस्फेक्शन इस पार्क को यूज करने से मिलेगा वो इस मनी स्पेंड से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो स्पेंड अमाउंट होता है, या फिर इसको मैं पूरा स्टेटमेंट ही लिख देता हूं जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो बेनिफिट डिराइव्ड आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं, बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड शुड बी इक्वल और मोर देन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस डन बाय इंडिविजुअल। कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस का मतलब है कि मान लो एक पार्क पे, इस पार्क पे गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए खर्च किए, ठीक है। इसके आप बढ़िया से गार्डन में लगाया, इसमें फूल लगाए और घूमने के लिए ट्रैक बनाया, रनिंग के लिए ट्रैक बना दिया, ठीक है। अब क्या हो, कोई बंदा पेट्रोल लगा के आ रहा है और 5 रुपए इस पार्क की टिकट है और फिर वो इस पार्क में गया, ठीक है। तो इस बंदे के तो 10 या 15 रुपए ही लगे टोटल, ठीक है। लेकिन जब ये बंदा इस पार्क में घूम रहा था तो इसको उतना मजा नहीं आया जितना 5 रुपए देके एक आइसक्रीम खाने में आता है। तो इसको कहीं ना कहीं अंदर से डिसयूटिलिटी हुई। तो डिसयूटिलिटी कब होती है, जब आपका कुछ चला जाता है, जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो इसको यहाँ पे डिसयूटिलिटी नहीं होनी चाहिए और हमेशा यूटिलिटी होनी चाहिए, ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करते समय, ठीक है। मतलब इसका जो चार्जेस है, जो 5 रुपीज है, अगर ज्यादातर पब्लिक को अगर डिसयूटिलिटी हो रही है तो इसका मतलब है जो 5 रुपीज है ये लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इसकी इतनी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए और कम होनी चाहिए, मतलब 3 रुपए या 2.5 रुपीज, 5 रुपीज में 2 टिकट्स, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि लोगों को वो 5 रुपए ज्यादा ना लगे और लोगों को 5 रुपए के हिसाब से ये महंगा ना लगे, ठीक है। तो ये चीजें पब्लिक एक्सपेंडिचर में, स्पेंडिंग में, ये चीजें गवर्नमेंट को ध्यान रखनी चाहिए पहला। तो इस तरीके से हम लोग वो जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वहां तक पहुंच सकते हैं। सेकेंड जो स्टेप है, जो हम इन तीनों में डिस्कस, 3 स्टेप है, तो उसका सेकेंड स्टेप है जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स जो भी स्टेट के पास होते हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, जैसे हर रिसोर्स, कई तरह के रिसोर्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स होगा, जैसे ह्यूमन कैपिटल हो गया, फिर जो हमारे रॉ मटेरियल्स है वो हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हर तरह के रिसोर्सेज है, उनमें बराबर की योगदान, बराबर की डिफरेंट कैटेगरी में बराबर की उन्हें स्पेंडिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी में बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया, है ना। हर कैटेगरी का ध्यान रखना चाहिए, हर कैटेगरी में बराबर का इक्वल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इक्वल एक्सपेंडिचर इन ईच कैटेगरी, ये इस तरीके से आप लिख लो। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारे सेक्टर में आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे बराबर, या उसको बराबर प्रेफरेंस नहीं देंगे, तो एक सेक्टर से पूरी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है, पूरा वेलफेयर नहीं हो पाता लोगों का। पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए आपको हर सेक्टर में ध्यान देना होता है, हेल्थ सेक्टर में भी ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर में भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर बेसिक जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लिटरेसी रेट, हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका ओवरऑल वेलफेयर इंक्रीज होगा। ये भी एक तरीका है आपको ओवरऑल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पाने का, ठीक है, उस थ्योरी में। और थर्ड जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, टैक्स
विच गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग, इस तरीके से लिखो, टैक्स विच गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग। तो इससे इसके द्वारा जो डिस यूटिलिटी होगी ना, अब टैक्स लगाएंगे तो जाहिर है कि डिस यूटिलिटी होगी, क्योंकि यूटिलिटी तो होगी नहीं, पैसा छीन रहे हो तुम उस लोगों से, पैसा ले रहे हो। तो अब जो यूटिलिटी डिस यूटिलिटी जो होगी लोगों को, वो डिस यूटिलिटी आप लोग ये समझ लीजिए हर इनकम ग्रुप के लिए बराबर होनी चाहिए, मतलब कि फॉर एवरीवन, फॉर एवरी पर्सन इट शुड बी इक्वल, हर बंदे के लिए वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पुअर क्लास है तो उसके लिए बहुत मतलब हाई टैक्स का रखा है, मतलब अगर एक पुअर क्लास का बंदा 1000 रुपए दिन में कमा रहा है और उससे आप 1000 रुपए महीने के कमा रहा है, मान लो दिन में तो नहीं कमाएगा पुअर वाला, और महीने के 1000 2000 कमा रहा है और उससे आप लोग टैक्स ले रहे हो 500 रुपए, तो वो खाएगा क्या, है ना। और एक बंदा जो करोड़पति है उससे आप लोग 500 रुपए टैक्स ले रहे हो, तो उसके लिए 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, वो टिप में दे देता है वेटर को, रिच पीपल। तो ये जो बैलेंस है ये होना बहुत जरूरी है। इनके लिए जो डिस यूटिलिटी होती है वो बराबर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रिच। जैसे अगर ये 1000 रुपए कमा रहा है महीने के, तो इसके लिए 10 रुपए टैक्स होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए 10 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी रिच के लिए है। और रिच के लिए फिर टैक्स अगर एक करोड़ों में कमा रहा है तो लाखों में होना चाहिए। इस तरीके के कुछ मैकेनिज्म गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की पोजीशन पे हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एक बंदा है जिसकी हाइट 6 फीट है, एक बंदा है जिसकी हाइट है 4 फीट, और एक बहुत ही छोटा है जिसकी हाइट है 2 फीट। तो अब इनको एक दीवार के पार देखना है, तो हम लोग इसको बराबर कैसे करेंगे। सबसे जो छोटा बंदा होगा उसको एक पेडस्टल दे देंगे, वो छोटा बंदा यहाँ खड़ा हो जाएगा और उसको दिखाई देने लगेगा। फिर जो सेकंड नंबर पे बंदा होगा, पहला वाला तो यहाँ आ गया, जो सेकंड वाला बंदा होगा वो यहाँ आ जाएगा, उसको भी दिखाई देने लगेगा, है ना। तो उसको बराबर, और तीसरे वाले बंदे को जरूरत नहीं है तो हम उसको नहीं देंगे। तो ऐसे ही टैक्स में होता है, जो पुअर क्लास है उस पर टैक्स बिल्कुल लो लगाया जाता है, तो ये पुअर क्लास समझ लो, जो लंबा वाला बंदा है। जो मिडिल क्लास है उस पर थोड़ा सा टैक्स लगाया जाता है ताकि वहां से रेवेन्यू मिल सके, उनके लिए थोड़ा सा पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो अमीर होते हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा भी दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब स्पेंडिंग होती है तो सबसे ज्यादा इस पुअर क्लास का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको इनके बराबर लेके आना। जो इनकम गैप होता है उसको जब हम कम करेंगे, जो इनकम गैप होता है उसको जब हम कम करेंगे तभी हमारे देश में वेलफेयर बढ़ेगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको एक ग्राफ से भी समझते हैं। देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ आपको, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ग्राफ, तो जो एक्स एक्सिस है इस एक्सिस पे हम ले लेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, वो राइटिंग थोड़ी सी खराब है। सोशल बेनिफिट, ठीक है, बस आप लोग कंसेप्ट को समझो, ज्यादा राइटिंग वाइटिंग में ध्यान मत दो। सोशल कॉस्ट, शॉर्ट में ऐसी नोट्स तो ऐसे ही बनते हैं। फिर मान लो ये लिमिट है, बेनिफिट की, स्पेंडिंग की लिमिट है, और ये मान लो कि टैक्स की लिमिट है। तो अब इनके बीच में कहीं हमारी जो नेट बेनिफिट जो होती है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर जो लाइन होगी वो इनके बीच में कहीं होगी, ऐसे करके इसको बोलते हैं नेट इकोनॉमिक वेलफेयर लाइन। तो यहां तक तो देखो, इस पॉइंट तक तो क्या रहा है, आपका वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है ये पूरा क्या है, वेलफेयर एरिया है, इसको बोलेंगे ये समझ लिए वेलफेयर एरिया, समझ लिए इसको वेलफेयर एरिया समझ लिए, ठीक है। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, उनकी जो सोशल कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी इस लाइन के हिसाब से, ये लाइन क्रॉस कर जाएगी इस पॉइंट को। तो मैंने आपको क्या बताया था कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि उनका जो बेनिफिट है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, मतलब वो कहीं भी अगर उस स्पेंडिंग से उनको जो फायदा हो रहा है, जो उसको यूटिलिटी हो रही है, वो यूटिलिटी मैक्स ग्रेटर होनी चाहिए डिस यूटिलिटी से। उनको एफर्ट नहीं लगना चाहिए उस यूटिलिटी को यूज कंज्यूम करने में, वो भी जो स्पेंडिंग है उसका मजा लेने के लिए उनको एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। अगर उनका एफर्ट या उनकी डिस यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये लाइन इस सेक्टर में पहुंच जाएगी जो कि कॉस्ट है।
तो कॉस्ट मतलब डिसयूटिलिटी हो रही है, वो कॉस्ट ज्यादा दे रहे हैं और यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो जब तक इस जोन में रहेंगे, इस पॉइंट से इधर रहेंगे जब तक, तब तक तो ठीक है, वरना फिर उन्हें नुकसान होगा। ठीक है, अब इस कंसेप्ट की जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, इसकी लिमिटेशंस क्या है? हमने पढ़ तो लिया कि मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अब किसी इकोनॉमिस्ट ने दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, लेकिन हर कंसेप्ट की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है, इसमें हम एजम्पशंस और आइडियल कंडीशंस पे नहीं खेलते, कई बार एक्सेप्शनल केस भी हो जाते हैं। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? पहली बात तो ये जो कंसेप्ट है मार्जिनल डिस यूटिलिटी, यूटिलिटी, इनको इनको जो कैलकुलेट करना या मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला लिमिटेशन तो यही आ गया कि डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट डिफिकल्ट होता है? ये मार्जिनल डिस यूटिलिटी, यूटिलिटी, मार्जिनल डिस, ये सब डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक और चीज है, जो नेट सोशल वेलफेयर है, नेट सोशल वेलफेयर है, ये भी डिफिकल्ट होता है मेजर करना। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू मेजर, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बस यही एक इसका लिमिटेशन है, ये भी डिफिकल्ट होता है। नेट सोशल वेलफेयर आप कैसे निकालोगे? हर सेक्टर का कैसे वेलफेयर करोगे ना, बहुत मुश्किल है ये कंसेप्ट, हर चीज में आप वेलफेयर के ढूंढते फिरोगे तो इतना नहीं कर सकते। इसके लिए हमने अलग अलग बहुत सारे इंडेक्स बनाए हुए हैं, जिससे हमें पता लग जाता है, लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, इससे हमें कुछ आइडिया तो लगता है। जीडीपी, ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर की ग्रोथ को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जैसे सोशल वेलफेयर और ये कंसेप्ट जो यूटिलिटी, ये सारे कंसेप्ट तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसके लिए कोई इंडेक्स बना भी नहीं। देखिए आप हमारे जो भी जीडीपी वगैरह निकलती है, इसमें कभी भी हम डिस यूटिलिटी इंडेक्स की बात नहीं करेंगे, या सोशल वेलफेयर, ऐसा कुछ हमारे में नहीं है। ठीक है, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, पर इसी इन सब चीजों को मिला के ही फिर हमारा सोशल वेलफेयर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आज के कंसेप्ट में बस इतना ही। अगला जब भी हम पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक करेंगे तो उसमें हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको डिटेल में जानेंगे, ये क्या होता है, पहली बात तो व्हाट इट इज। ठीक है, दूसरी बात इसकी नीड क्या है, तीसरी बात रीजंस क्या है कि इंक्रीज हुआ है हमारे इंडिया में पब्लिक एक्सपेंडिचर सालों से इंक्रीज होता आ रहा है, तो उस इंक्रीमेंट का रीजन क्या है। ठीक है, इंडिया के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम कैनन्स की बात करेंगे। कंसेप्ट, कैनन्स मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आपने पढ़ा होगा। ये कैनन जो होता है, इसको सीधा प्रिंसिपल से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैनन का मतलब प्रिंसिपल ऑफ, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसी से रिलेटेड हम अगला वीडियो अपना देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।